बोइंग कंपनी के प्लेन की बर्बादी की शुरुआत तब हुई जब बोइंग 737 प्लेन का इमरजेंसी एग्जिट डोर हवा में ही निकल गया। इस दौरान जहाज में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। ऑक्सीजन मास्क निकल आए। हर तरफ चीख पुकार, इंजन और तेज हवा की आवाजें पूरे केबिन में गूंज उठी। इस प्लेन में 171 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। खुशकिस्मती से जहाज को तो वापस पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करवा दिया गया और आसमान से गिरने वाले दरवाजे ने भी जमीन पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन सबका एक ही सवाल था कि बोइंग जैसी इतनी बड़ी और रेप्यूटेड कंपनी के जहाज का दरवाजा ऐसे कैसे निकल सकता है, और खास तौर पर जब जहाज सिर्फ 2 महीने पुराना हो। इन्वेस्टिगेशन हुई तो मालूम पड़ा कि जहाज की डिलीवरी से पहले उसमें 3 नट बोल्ट्स नहीं लगाए गए थे। क्या ये बोइंग की लापरवाही का नतीजा है? बोइंग ने खुद को एक इंजीनियरिंग फर्म से बिजनेस मॉडल में कैसे और क्यों बदला, और एक छोटा सा सॉफ्टवेयर ग्लिच 2 भयानक एयर क्रैश की वजह से कैसे बना, आइए जानते हैं। सिर्फ यही एक हादसा नहीं था दोस्तों कि जिसने बोइंग कंपनी का ट्रस्ट तोड़ा हो। अब ये बोइंग कंपनी का 737 मैक्स एयरक्राफ्ट था। अभी टेक ऑफ किए इनको 13 मिनट ही गुजरे थे कि प्लेन कुछ अजीब सा बिहेव करने लगा। पहले इसकी नोज डाउन होती है, फिर दोबारा से जहाज ऊपर की तरफ जाता है और फिर फाइनली नोज दोबारा से डाउन होती है और जहाज समंदर में जाकर क्रैश हो जाता है। इसमें टोटल 189 लोग थे, जिनमें से एक भी नहीं बच पाया। इस हादसे को अभी 5 महीने ही गुजरे थे कि इसी किस्म का एक और हादसा दुनिया ने देखा। इथियोपियन एयरलाइंस फ्लाइट 302 10 मार्च 2019 को बॉल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इथियोपिया से केन्या की तरफ उड़ान भरती है। सिर्फ 6 मिनटों के बाद प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और करीबी गांव में जाकर क्रैश हो गया। इस हादसे में 157 लोग दुनिया से चले गए। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट भी बोइंग कंपनी का 737 मैक्स था। दोस्तों, बोइंग कंपनी पहले सिर्फ एक इंजीनियरिंग कंपनी हुआ करती थी। फिर 1969 में बोइंग ने अपना मशहूर जमाना बोइंग 747 लॉन्च किया, जिसको क्वीन ऑफ द स्काई स्कालप दिया गया था। जहाज का ये मॉडल हवाई सफर में एक नया इनकलाब लेकर आया। उस वक्त बोइंग पर लोगों को इतना भरोसा था कि इस जहाज के अलावा लोग किसी और में सफर ही नहीं करते थे। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि बोइंग का ये ट्रस्ट लेवल इस हद तक गिर चुका है? दोस्तों, बोइंग ने अपने कॉम्पिटिटर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मैकडोनाल्ड डोगल्स को 1150 अरब रुपयों में खरीदकर खुद को एयरलाइन इंडस्ट्री का अकेला बेताज बादशाह डिक्लेयर कर दिया। एविएशन इंडस्ट्री के इस सबसे बड़े मंजर के बाद बोइंग ने अपने आप को इंजीनियरिंग फर्म से एक बिजनेस मॉडल में बदल दिया, जिनका काम था परफेक्ट जहाज बनाना। इसीलिए वो अब स्टॉक मार्केट में आकर अपने शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट और लॉस को देखने में लग गए। उसके बाद एयरबस ने अपना A320 नियो लॉन्च किया। ये मॉडल एयरबस ने खास मार्केट की डिमांड्स को देखते हुए डिजाइन किया था, यानी ये कम फ्यूल में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेता था। एयरबस की इस कामयाबी ने बोइंग के पैरों तले जमीन ही खिसका दी। वो बोइंग जो पिछले कई दहाइयों से इस इंडस्ट्री पर अकेला राज कर रहा था, उसको इतने ऑर्डर्स पूरे साल में नहीं मिलते थे। फिर बोइंग ने हड़बड़ाहट में आकर एयरबस से मार्केट शेयर वापस लेने के चक्कर में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा। बोइंग को ये नया जहाज लॉन्च करने की बहुत जल्दी थी। इन्होंने इस नए जहाज में एक्स्ट्रा फ्यूल एफिशिएंट इंजन इंट्रोड्यूस करवाए, पर मसला ये था कि ये इंजन काफी बड़े थे। होना तो ये चाहिए था कि इस नए इंजन के लिए जहाज की पूरी डिजाइनिंग दोबारा से होती, लेकिन बोइंग ने ऐसा नहीं किया। जल्दी के चक्कर में उन्होंने ये नया और बड़ा इंजन सालों पुराने एयरक्राफ्ट में ही लगा दिया, जिससे इंजन का वजन प्लेन के अगले पोर्शन में ज्यादा हो गया। यानी इस नए इंजन ने एयरक्राफ्ट की एरोडायनामिक्स बदल दी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज होने की वजह से फ्लाइट के दौरान कुछ कंडीशंस में बोइंग 737 मैक्स की नज ऊपर हो जाती थी। इस चीज को फिक्स करने के लिए बोइंग ने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया। यह सॉफ्टवेयर एक सेंसर की मदद से मालूम करता है कि प्लेन का एंगल ऑफ अटैक क्या है, यानी उसकी नज ऊपर है या नीचे। अगर नोज जरूरत से ज्यादा ऊपर होती है तो यह सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली एलिवेटर को डाउन करके जहाज की नोज को खुद ब खुद बिना पायलट के इनपुट के नीचे कर देता है। ये एक नया सिस्टम था जो इससे पहले मॉडल्स में इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था। होता यूं है कि जब भी कमर्शियल एयरप्लेन में कोई नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाए, उससे पहले अप्रूवल लेने पड़ते हैं, लेकिन उस चीज में वक्त और पैसा बहुत ज्यादा लगता है। इसीलिए उसने ना ही एयरलाइंस को कुछ बताया, ना ही पायलट को और ना ही फेडरल एडमिनिस्ट्रेशन को। उन्होंने सोचा कि सॉफ्टवेयर खुद ही प्लेन को सीधा कर सकता है, तो सबको बताने की क्या जरूरत है। दोस्तों, आपने पहले जाना कि ये सिर्फ एक सेंसर पर डिपेंड करता है, लेकिन बोइंग को ये मालूम नहीं था कि सेंसर ही खराब हो गया तो प्लेन का क्या होगा।
ऐसा ही कुछ एयरलाइन फ्लाइट 610 के साथ हुआ। जब इन्वेस्टिगेशन टीम को बोइंग की लापरवाही का इल्म हुआ तो वो दोनों प्लेन क्रैश का कसूरवार बोइंग समेत फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर FAA को भी ठहराने लगे। जिस वक्त ये मामला गर्म हुआ तो अमेरिका समेत पूरी दुनिया में बोइंग 737 मैक्स के 387 एयरक्राफ्ट सर्विस में थे और इन सब को एक साथ बैन कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी खबर थी। साथ ही 32 सालों तक बोइंग में काम करने वाले जॉन बार्नेट क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर थे। उनके रिटायरमेंट से पहले बार्नेट का कहना था कि बोइंग के एक सीनियर मैनेजर ने स्क्रैप हाइड्रोलिक ट्यूब प्लेन में इंस्टॉल किया। इस तरह के और भी कई एक्शंस बार्नेट ने नोटिस किए जिसमें पुराने इस्तेमाल शुदा पार्ट्स नए प्लेन में लगाए जाते थे। बार्नेट ने कई कंप्लेंट्स भी की लेकिन इसका बोइंग की सीनियर मैनेजमेंट पर कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि इसके नतीजे में इसको डी ग्रेड करके किसी छोटी पोस्ट पर लगा दिया गया। 2017 में अपनी रिटायरमेंट के बाद बार्नेट ने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को कंप्लेंट की और बोइंग में होने वाली सारी मिसमैनेजमेंट के सबूत भी दिए। 4 सालों तक ये केस चलता रहा लेकिन फिर भी बार्नेट ये केस हार गए। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील भी की जिसका फैसला अभी तक पेंडिंग है। इसके अलावा 2024 में जब अलास्कन एयरलाइन के बोइंग 737 मैक्स का दरवाजा हवा में ही निकल गया तो उसके बाद बार्नेट ने बोइंग कंपनी पर एक और लॉस कर दिया। 9 मार्च 2024 को कोर्ट में इस केस की तीसरी पेशी थी लेकिन उस दिन जॉन बार्नेट कोर्ट में पेश नहीं हो सके बल्कि वो अपनी गाड़ी में मुर्दा पाए गए। जी हाँ, अपनी मौत से पहले उन्होंने अपने रिश्तेदारों को बताया था कि अगर मेरी मौत हो जाए तो वो सुसाइड नहीं होगी। दूसरी तरफ पुलिस ने बताया कि जॉन ने अपने आप को खुद गोली मारी है क्योंकि उसकी मौत के पीछे एक बहुत बड़ा नाम छुपा है, इसीलिए पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर करेगी।